कौन सी कार्यवाही? वही जाहिर सी बात है, न्यायिक कार्यवाही करने के लिए किसी मैजिस्ट्रेट के द्वारा किसी अपराधी या एक्यूज व्यक्ति के विरुद्ध जांच, विचारण, समन, वारंट जो कुछ भी भेजना है उसके लिए क्या मिनिमम कंडीशंस होनी चाहिए। तो नंबर 1 बात कि मैजिस्ट्रेट किसी भी अपराध का संज्ञान लेने वाला कौन कौन होगा? जुडिशियल कार्यवाही करने वाला। सेक्शन नंबर 6 में हमने देखा कोर्ट्स जो क्या होगी? दंड न्यायालय। सेक्शन नंबर 190 कोर्ट जो कि कॉग्निजेंस लिए जाने में सक्षम हो गए। कौन कौन से कोर्ट्स हैं जो कि कॉग्निजेंस ले सकेंगे? 190 का जब भी सवाल आए तो 190 के 2 शाखाएं निकल रही हैं। उन 2 शाखाओं में प्रथम शाखा की 3 शाखाएं। तो प्रथम शाखा क्या कह रही है? कोई भी फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट किन किन 3 आधार पर परिवाद प्राप्त नहीं 190A का 1 का A परिवाद का, B C सेकंड कोई भी सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को यदि संज्ञान लेना है तो उसे कौन सक्षम करेगा? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्यों संज्ञान कर पा रहा है, मतलब क्यों उसको कॉम्पिटेंसी दे रहा है? क्योंकि जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं किसी भी तहसील में या फिर किसी भी जिले में वो किसके सबऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं? लिख रखा है कोर्ट ऑफ सेशन के साधारण नियंत्रण में रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में, है ना ये। तो फिर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो सीजेएम है वो सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी एम्पावर कर सकता है कि आप सब कॉग्निजेंस ले सकते हैं। तो कौन कौन से मजिस्ट्रेट है हमारे पास? फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, दोनों कॉग्निजेंस ले पा रहे हैं। तो फिर सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट किन किन आधारों पर कॉग्निजेंस ले लेगा? सीजम। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट किन 3 ग्राउंड्स पर ले रहे हैं? परिवार, पुलिस रिपोर्ट। तो फिर सेकंड क्लास किस पर ले लेगा? इन तीनों बातें उसके ऊपर एलिजिबल हो जाएगी। इस तरह की कहानी करके सेक्शन नंबर 190 खत्म हो जाता है 1 मिनट में। सेक्शन नंबर 191 क्या कह रहा है? अभियुक्त के आवेदन पर अंतरण। ये जो बात है ना 191 की बात, ये मेंशन इसलिए की गई है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि किसी मैजिस्ट्रेट ने सुओ मोटो किसी अभियुक्त का कॉग्निजेंस ले तो लिया और जब कॉग्निजेंस उसने खुद ने ले लिया फिर फैसला भी कौन दे रहा है, मतलब उसमें कार्यवाही कौन कर रहा है? खुद ही। तो कोई भी आदमी अपने ही न्यायालय में, कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में क्या स्वयं जज हो सकता है? नहीं। यदि ऐसा होता है तो कौन से प्रिंसिपल का इंफ्रिंजमेंट हो जाएगा? नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का इंफ्रिंजमेंट हो जाएगा। तो सेक्शन नंबर 191 एक्यूज्ड को या अपराधी व्यक्ति को ये कॉम्पिटेंसी देती है कि आपको यदि ट्रायल या फिर विचारण इसी न्यायालय से करवाना है तो ठीक है, नहीं तो आपके पास एक विकल्प है, आप चाहो तो आपकी ट्रायल या फिर कार्रवाई किसी अन्य मजिस्ट्रेट की कोर्ट से भी करवा सकते। सेक्शन नंबर 191 महेश पढ़ो तो एक बार। अभियुक्त के आवेदन पर अंतरण। जब मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान धारा 190 की धारा उधर एक खंड घर के अधीन करता है तब अभियुक्त को कोई साक्ष्य लेने से पहले इतना दी जाएगी कि वह मामले की किसी अन्य मजिस्ट्रेट से जांच या विचारण कराने का खतरा है। और यदि अभियुक्त या यदि एक से अधिक अभियुक्त है तो उनमें से कोई संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष आगे कार्रवाई किए जाने पर आपत्ति करता है तो मामला उस अन्य मजिस्ट्रेट को अंतरित कर दिया जाएगा जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त किया है। तो क्वेश्चन 191 का कि मामले को अंतरण किस न्यायालय के द्वारा किया जाएगा? भाई जाहिर सी बात है सीजेएम क्यों आ रहा है घड़ी घड़ी? सीजेएम के सबऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, इसीलिए वही आदमी इस चीज को से करेगा। और ये आगे से इनिशिएट कौन करेगा? मतलब कोर्ट को उस एक्यूज आदमी को बताएगा कौन? कोर्ट खुद। मतलब ये फाउंडेशन है कोर्ट की कि वो इस तरह के कॉग्निजेंस पर, इस तरह के मामले पर कॉग्निजेंस ले लेता है तो इस बात का जिक्र करना वाजिब समझेगा कि साहब आपके पास में इस तरह का विकल्प है। क्लियर? 191 192 क्या कह रहे हैं नालिनी? मामले मजिस्ट्रेटों के हवाले करना। हवाले करने के इंग्लिश में लिखा है मेकिंग ओवर ऑफ केसेस टू द मैजिस्ट्रेट। क्या मतलब है? को लगेगा कि वो जो मामला उसके समझ आया है वो उसके बाद वो ट्रायल नहीं कर सकते वो, क्योंकि वो कॉम्पिटेंट नहीं होगा। या तो कॉम्पिटेंट नहीं हुआ या फिर हो सकता है कॉम्पिटेंट तो हो पर कर दे कि साहब मेरे पास जो काम का बर्डन ज्यादा है, हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को उसको मामले को मेक ओवर कर देते हैं। मेकिंग ओवर का हिंदी सेंस क्या होता है वैसे? ये तो कोई
फिराजल वर्ब भी तो है ना, मेकिंग ओवर। ठीक है, पढ़ो जरा नलिनी। कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान करने के पश्चात मामले को जांच या विचारण के लिए अपने अधीनस्थ किसी सक्षम मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकता है। 192 का क्वेश्चन, हवाले किए जाने के पहले संज्ञान लिया जाएगा या नहीं, संज्ञान लिए जाकर हवाला किया जाएगा या हवाले करके संज्ञान लिया जाएगा? संज्ञान लिया जाएगा। कॉग्निजेंस ले लेगा, फिर लगेगा सर कॉग्निजेंस तो ले लिया। अच्छा, कॉग्निजेंस लेने का क्या मतलब है दीपक? जुडिशियल माइंड अप्लाई करने पर पता है कि उसका विचारण किया जाए। मैजिस्ट्रेट के द्वारा न्यायिक मस्तिष्क इस्तेमाल कर इस बात का विनिश्चय करना कि किसी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध न्याय की कार्यवाही शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसी को हम संज्ञान लेना कह रहे हैं। यदि लगता है कि साहब संज्ञान नहीं, कार्रवाई करनी चाहिए, तो न्यायालय क्या करेगा? समन भेज देगा, वारंट भेज देगा। देखो क्या करना है, न्यायालय समन भेजेगा, वारंट भेजेगा, किसको? अभियुक्त व्यक्ति को। इसका मतलब ये है कि संज्ञान तो ले लिया है, पर अभियुक्त तब भी उसके सामने आया नहीं, मतलब जरूरी नहीं है कि उसके सामने हो। तो प्रश्न ये कि संज्ञान अपराध का लिया है या अपराधी का लिया है? यश, संज्ञान अपराध का लिया गया है या अपराधी का लिया है? जोर से बोलो। अपराध किसका? तो सवाल ये कि सेक्शन नंबर 190 में कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट के द्वारा किसका लिया जाता है? अपराध का, ना कि अपराधी का। इसका मतलब ये है कि संज्ञान लिए जाते समय मजिस्ट्रेट के समक्ष अपराधी की उपस्थिति जरूरी नहीं। तो क्या पढ़ा अभी सेक्शन नंबर 192 में? कॉग्निजेंस ले लिया, और सीजीएम साहब कह रहे हैं कि साहब कॉग्निजेंस ले लिया है, काम करो, तो इस मामले को देख लेना। मैटर किसको भेज दिया? सेकंड क्लास को या फर्स्ट क्लास को। अब फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट समन भेज देगा, बुलाता रहेगा, कार्यवाही कराता रहेगा। नेक्स्ट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान करने के पश्चात मामले की जांच या विचारण के लिए अपने अधीनस्थ किसी ऐसे सक्षम मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकता है जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे, और तब ऐसा मजिस्ट्रेट जांच या विचारण कर सकता है। सेकंड नंबर पॉइंट ने केवल इतना लिखा है कि जिस तरह से कि सीजेएम मामले को मेक ओवर कर सकता है, उसी तरह से फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी कर सकता है। खत्म सेक्शन नंबर 192। 193 हेडिंग के लिए कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट ऑफ सेशन। देखो सेक्शन नंबर 6 में हमने कोर्ट्स के बारे में देखा था, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का पैरा पूरा अलग ही दे दिया। कौन कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर 8, 10 और 11। ये 8, 10 और 11, 9 तो हो गया, 125 से 125 से 128 हो गया। तो ये जो 3 चैप्टर है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पूरी पावर उसमें अलग से दे दी। उसमें कॉग्निजेंस कैसे ले रहे हैं? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कैसे कॉग्निजेंस ले रहे हैं? इत्तिला प्राप्त होने पर, या फिर इसको कोई पुलिस अधिकारी के द्वारा सूचना प्राप्त होने पर। कॉग्निजेंस ले जाने का मतलब वो कोई न्यायिक कार्रवाई तो कर नहीं रहा, जुडिशियल प्रोसीडिंग तो कर नहीं रहा, वो क्या कर रहा है? केवल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करने के लिए, या तो कोई मकान गिर रहा है, अशांति हो रही है, कोई आदमी जो दादागिरी करता घूम रहा है, जो संदिग्ध व्यक्ति है, ऐसे सभी आदमियों को पकड़ के बंद करना। और यदि किसी एक आदमी को ऐसा बंद करके बाउंड कर दिया और फिर भी वो आदमी इस तरह का काम कर रहा है, तो फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बिना वारंट के गिरफ्तार करने के आदेश दे सकता है, उसको गिरफ्तार करके लाया जा सकता है। सवाल भी बताया था मैंने शायद आपको एक बार इस तरह का कि डिस्ट्रिक्ट जज साहब, डीजे साहब जा रहे थे एक टोल पे, गाड़ी रोक दी टोल पे उसकी, उनकी है ना, हालांकि डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट्स गाड़ियों को छूट होती है टोल पे। तो एक आदमी था, नया सब तरह के आदमी बैठा हुआ था, ड्राइवर ने कहा कि ना डीजे साहब बैठे आगे लेकर। तो उस बच्चे ने कहा, ने बच्चे का मतलब जो उसमें बैठा दादागिरी करते हैं कि इस तरह के कई डीजे चलाता हूँ मैं, रोजना है हमारा चालता फिरे, चुपचाप मन वो लान दे टोल कृपया। डीजे साहब बैठे सब बातें सुन रहे। तो उन्होंने कहा एक बार के दो तुम डीजे को पैसा। फिर ऐसा पैसा दिए जाने के बाद में, क्योंकि उसी के जुरिडिक्शन का ही मामला था, तो सीधा नोटिस किया उन्होंने और बुलाया कि साहब तुम डीजे ज़्यादा बजा रहे थे, बताओ क्या बात। फिर उसे बाउंड किया, इस तरह के संदिग्ध हरकतें किए जाने से मना करने की। उन्होंने कहा कि नहीं बात,
अच्छा, फिर इसी तरह से भी क्या होता है कि कई बार आदमियों को पकड़ लेते हैं अपन रात को घूमते फिरते। मेड़ता में एक आदमी है, आदमी का नाम है आरिफ भाटा। भाटा, ये भाटा का मतलब जो आदमी नकटा होता है ना उसको अपन भाटा कहते हैं कि यार तू कोई भाटो बन गया तो हर माता की फर्क पड़ेगा, उसका नाम है आरिफ भाटा। पकड़ लिया, वो तोड़ रहा था, क्या नाम है, दुकानों के शटर वगैरह तोड़ रहा था, ताले वगैरह तोड़ रहे। वापस से ऐसी इत्तला मिली कि सर आरिफ भाटा को देखा गया, उसको परिशांति कायम करने के लिए हमने ऑलरेडी बॉन्ड कर रखा था, तो अब क्या परिशांति कायम करने के लिए वापस से बॉन्ड बनवाएंगे? नहीं, उसी बॉन्ड के एग्जिस्टेंस में क्या करेंगे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसको हो सकता है कस्टडी अप्रूव करवाना। और इस तरह की कस्टडी का आदेश यदि वो करता है तो इसको चैलेंज कहाँ करेंगे, कोर्ट ऑफ सेशन। कौन सा सेक्शन ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा दिए गए किसी भी आदेश को हम चैलेंज कोर्ट ऑफ सेशन में करेंगे? महेश, जी तो 373 या 373 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया गया कोई भी आदेश अपील का होगा कोर्ट ऑफ सेशन। इस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में कौन कौन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शामिल है? एसडीएम, डीएम। यदि डीएम का भी आदेश है तो भी कोर्ट ऑफ सेशन को अपील होगी। ठीक, तो सेक्शन नंबर 6 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात अलग, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कॉग्निजेंस लिया जाना अभी अपन ने देखा। और कौन बचा? सेक्शन नंबर 6 में अब कौन सी कोर्ट बच रही है? कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन किसी भी मामले को कॉग्निजेंस कैसे लेगी? कमिट करने के बाद कौन करेगा उसको कमिट, मामले को? मजिस्ट्रेट। भाई जाहिर सी बात है, किसी भी मामले में किसी भी क्षेत्राधिकार में यदि कोई ऑफेंस हो रहा है तो उसका इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस अधिकारी रिपोर्ट किसको पेश करेगा? मजिस्ट्रेट को। और ये मैजिस्ट्रेट को ही लगता है कि साहब मामला एब्सोल्युटली ट्राइबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन है, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस आदमी को तो कस्टडी दे देगा। हो सकता है उसको कस्टडी को हम जुडिशियल कस्टडी कहते हैं, हो सकता है पुलिस कस्टडी कहते हैं। अच्छा, यदि मैटर मर्डर के संबंध में मतलब एब्सोल्युटली ट्राइबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन है, फिर भी पुलिस कस्टडी कौन अपॉइंट ऑथराइज करता है? जबकि ट्रायल कौन करेगा? कोर्ट ऑफ सेशन। तो ट्रायल जब कोर्ट ऑफ सेशन कर रहा है तो ऐसी तरह के समय में मजिस्ट्रेट उसको पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी कैसे दे पा रहा है? क्योंकि मामला अभी ट्रायल में आया नहीं है, मामला अभी कहाँ चल रहा है? इन्वेस्टिगेशन। तो जब पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन करके अंतिम रूप से जब पुलिस रिपोर्ट ही लाकर दे देंगे और फिर कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि सर ये मामला एब्सोल्युटली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, तो फिर अच्छा इसका मतलब ये हुआ है कि पुलिस कस्टडी देना, जुडिशियल कस्टडी देना, 164 के बयान देना, इन सभी मामलों में अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया है, संज्ञान लेना अभी बाकी है। तो जैसे ये सारी की सारी हायरार्की सेक्शन नंबर 172 के 3 में पुलिस रिपोर्ट के रूप में मैजिस्ट्रेट के सामने रखी जाती है और मैजिस्ट्रेट को लगता है कि मैटर इज एब्सोल्युटली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, मैजिस्ट्रेट मामले को संज्ञान नहीं लेगा क्योंकि मैजिस्ट्रेट इज नॉट ऑथराइज्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑन दैट मैटर। फिर क्या करेगा? ऐसे मामले को लेकर कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट कर देगा। कोर्ट ऑफ सेशन अब क्या करेगा? संज्ञान लेगा या ऐसे मामले का संज्ञान ऑलरेडी ले लिया गया? दोनों का। अभी जस्ट अपन ने पढ़ा कि जब मामले को मैक ओवर किया जाता है तो संज्ञान लेकर मैक ओवर किया जाएगा, जबकि जब मामले को सुपुर्द किया जाएगा तो संज्ञान नहीं लेगा, वो मामले को सुपुर्द करके फिर कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा संज्ञान लिया जाएगा क्योंकि उस मैटर में ट्रायल किसके द्वारा होने वाली है। वो बात अलग है कि कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस लिए जाने के बाद में मामला नीचे वाली कोर्ट को बैक ओवर कर देता है कि साहब आप करते रहो। जैसे कि अपन ने क्या पढ़ा था, जब अपन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज देखेंगे तो कोर्ट ऑफ सेशन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करके मामला सीजीएम और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट तक भी भेज देगा कि आप ट्रायल कर लो। क्यों? इसी को हम क्या कहेंगे, इसको अपन मेक ओवर करना कहते हैं। लिखा कि ऊपर वाली कोर्ट के द्वारा नीचे वाली कोर्ट को मामला भेजना मेक ओवर कहलाना है। मेक ओवर में मामला ऑलरेडी कॉग्निजेंस ले लिया जा चुका है। जब कोई कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा कॉग्निजेंस ले लिए जाने के बाद में मामला फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेज दिया और ट्रायल एब्सोल्युटली ट्राइबल मैटर एब्सोल्युटली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन था और नीचे वाली कोर्ट ने अंतिम रूप से किसी आदमी को मर्डर के मामले में अपराधी घोषित कर दिया। अब सजा कौन देगा? सजा कौन देगा? सजा तो देने के टाइम में सीजीएम को भेजेगा। कौन से सेक्शन में? 325 या फिर एब्सोल्युटली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है तो
हो सकता है वो सीधा 325 में सीजेएम को नहीं भेजकर 323 में कोर्ट ऑफ सेशन को भी भेज दे। वो तो मतलब प्रोसीडिंग के बीच में अगर उसको लग रहा है लगता है कि एब्सोल्युटली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है तो फिर 323 में भेज दे। समझ गए? तो सवाल सेक्शन नंबर 193 का कि कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस कब लेगा? जब कोर्ट ऑफ सेशन तब तक कॉग्निजेंस नहीं लेगा जब तक कि उसे मामला सुपुर्द नहीं किया गया। क्या कोर्ट ऑफ सेशन बिना सुपुर्द किए भी मामले को कॉग्निजेंस ले सकता है? तो लिखा है इसीलिए कि यदि सीआरपीसी में ही कोई प्रोविजन हो जिसमें सीआरपीसी ने खुद ने सीधे से कॉग्निजेंस लेने की बात कही है, वो वाली कहानी अलग होगी, उसमें फिर वो सीधा कॉग्निजेंस ले सकता है। या फिर सीआरपीसी के अलावा किसी दूसरे एक्ट में ये बात लिखी हुई है कि कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट से कॉग्निजेंस ले सकता है, तो उसमें भी ले सकता है। तो फिर कोर्ट ऑफ सेशन के पास कॉग्निजेंस लिए जाने के कितने मामले हो गए, स्थितियां हो गई? 3 स्थितियां। क्या क्या स्थितियां? नंबर 1, यदि अदर देन सीआरपीसी है वहां ले सकता है। 2, बिना सुपुर्द किए भी ले सकता है यदि सीआरपीसी में ऐसी कोई व्यवस्था है जहां पर लिया जा सकता है। और नंबर 3, तभी संज्ञान लेगा जबकि उसे मामला सुपुर्द किया गया। तो सीआरपीसी में एक सेक्शन जिसमें ऐसा बताया रखा है कि बिना सुपुर्द किए ही हम मामले को संज्ञान ले सकते हैं कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा। वो कौन सा सेक्शन है जीतू? 199 का 2। और 199 के 2 क्या कहता है? डेफिनेशन डिफेमेशन। किन व्यक्तियों की? इन खास व्यक्तियों की। फिर ऐसे खास व्यक्तियों की डिफेमेशन होने की स्थिति पर कोर्ट ऑफ सेशन सीधा कॉग्निजेंस ले लेगा। कब? जबकि ऐसे ऑफेंस के कमिट होने के विद इन 6 मंथ पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा कंप्लेंट पेश किया गया है। और कंप्लेंट कौन सा है? रिटर्न। कंप्लेंट किस तरह की हो सकती है? ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है। सेक्शन नंबर 2D में। जबकि 199 में कॉग्निजेंस लिए जाने के लिए मिनिमम शर्त है कि कंप्लेंट कैसी होगी? रिटर्न होगी, पीपी के द्वारा, ऑफेंस होने के 6 महीने के अंदर कोर्ट ऑफ सेशन सीधा ले सकता है। जब सेक्शन 199(2) में कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस ले रहा है बिना सुपुर्द किए, तो फिर ट्रायल कौन सी होगी? 237 केवल सेक्शन नंबर 237 की। ये 238 है, 237 है, 225 से 237। तो 237 में साफ लिख रखा है 199(2) की ट्रायल। और जब बिना सुपुर्द किए गए, नहीं सॉरी, सुपुर्द किए जाने के बाद में संज्ञान ले रहा है तो वो कौन सी ट्रायल करेगा? 225 से 236 तक के 2 से 2 मिनट करने तक हो जाएगी। सेक्शन नंबर 193। थोड़ा जरा जीतू। हाँ, अपराधों का सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान इस संहिता द्वारा या तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से जैसा उल्लंघित है उसके सिवाय कोई सेशन न्यायालय आरंभिक अधिकारिता वाले न्यायालय के रूप में किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक मामला इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा उसके सुपुर्द नहीं कर दिया गया है। पर इसने लिखा है एक्सेप्ट देन। एक्सेप्ट देन क्या? इस संहिता के द्वारा या तत्समय प्रवर्तित अन्य विधि के द्वारा अभिव्यक्त रूप से जैसा कि उपबंधित है। तो 3 बातें आ चुकी हैं, सुपुर्द, बिना सुपुर्द और इसी में सशक्त कर रखा है, तो उसके हिसाब से। नेक्स्ट 194 महेश पढ़ो। अपर और सहायक सेशन न्यायाधीशों को हवाले किए गए मामलों पर अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश ऐसे मामलों का विचारण करेगा जिन्हें विचारण के लिए उस खंड का सेशन न्यायाधीश साधारण या विशेष आदेश द्वारा उसके हवाले करता है या जिसको जिनका विचारण करने के लिए उस उच्च न्यायालय विशेष आदेश द्वारा उन्हें निर्देश करता है। ये सेम बात होगी जो अभी हमने सेक्शन नंबर 192 में पढ़ी। सीजेएम हवाले कर रहा है, यहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन असिस्टेंट डीजे और एडिटर को हवाले कर रहा है, मामले का विचारण कर रहा है। यह सेक्शन 194, 195 लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के लिए अभियोजन। बात तो बड़ी बड़ी बहुत मोटी लिखी इसने। प्रोसिक्यूशन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट फॉर ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस एंड फॉर ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स गिवन इन एविडेंस। क्या है? एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में कोई काम किया जा रहा है।
तो फिर ऐसे स्थिति में कार्रवाई क्या होगी भाई? सब सेक्शन नंबर ए पढ़ो तो नलिनी क्या कह रहा है, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा आपको क्या कह रहा है। कोई किसी नहीं पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में कोई ऑफेंस हो रहा है, हाँ कोई नहीं आएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 172 से 188 तक की धाराओं के अंतर्गत के अधीन दंडनीय किसी अपराध का अथवा ऐसे अपराध की किसी दुष्प्रयोजन अथवा ऐसे अपराध करने का प्रयत्न अथवा ऐसे अपराध करने की किसी आपराधिक षड्यंत्र का संज्ञान संबंध लोक सेवक की या किसी अन्य ऐसे लोक सेवक की जिसके वो प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। क्या कहा कि मान लो कोई पुलिस अधिकारी है, मतलब अच्छा कोई भी लोक सेवक है और लोक सेवक के आदेश को मानने में किसी आदमी ने कोताही बरती है, तो ये वो ऑफेंस है जिस पर एफआईआर दर्ज नहीं होगी, क्या किया जाएगा? कंप्लेंट पेश किया जाएगा। तो यदि पब्लिक सर्वेंट के आदेश को मानने में किसी ने कोताही बरती है और उसके विरुद्ध कोई पब्लिक सर्वेंट कोई कार्रवाई चाहता है, तो पब्लिक सर्वेंट के पास में क्या ऑप्शन है? मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में रिटन कंप्लेंट पेश करेगा, या तो वो खुद या फिर उसके जिसके सुपरविजन में वो काम कर रहा है, तो उसका सुपरवाइजर ऑफिसर कोर्ट को क्या पेश करेगा? एक रिटन कंप्लेंट पेश करेगा कि साहब आप इसके खिलाफ संज्ञान लो। और कोई भी कोर्ट तब तक संज्ञान नहीं लेगा जब तक कि रिटन कंप्लेंट पेश नहीं किया गया है ना। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित धाराओं अर्थात 193 से 196, 199 to 100। अच्छा क्या कहता है आईपीसी का 193 एक सेक्शन में नालिनी 191 से शुरू होने वाले सेक्शन है। आईपीसी 191 क्या कहता है? नहीं, सिक्के वाला 238 के बाद से शुरू है। जब लोक सेवक खुद ही वो झूठे दस्तावेज 191 एंड 192 ऑफ आईपीसी। झूठा साक्ष्य देना और झूठे साक्ष्य गढ़ना। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ, फिर बाद में ये उसी के दंड के प्रोविजन ही तो है 193 से। तो सेक्शन 191 ने डिफाइन कर दिया 192 साक्ष्य देना और साक्ष्य गढ़ना। गढ़ना और देने में क्या अंतर है दीपक? घटना तो सर किसी घटना स्थल पर जाके वहाँ पे कोई चीज रख देना। हम देखते कभी सास भी कभी बहू थी, रात को सोती तब उसके बेग में जाके नेकलेस रख देती है, सुबह आरोप लगाती है कि सर ये जिसने मेरा नेकलेस चुराया गया, कहाँ देखो इसका बेग चेक करो। तो ये क्या है? झूठे एविडेंस गढ़ ली बेटी ने। और झूठा एविडेंस देना, जो आदमी विधि के द्वारा वैध रूप से सच बात बताने के लिए बाउंड है, उसके बावजूद क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि सेक्शन 196 यही कह रहा है कि या तो लोक सेवक के विधिपूर्ण अवमान के विरुद्ध कोई काम हुआ है या फिर कोई दस्तावेजों से संबंधित कोई अपराध हुआ है। तो दस्तावेज और उनके अवमान के विरुद्ध। आगे हम देख रहे हैं इसी संहिता में धारा 463 महेश सेक्शन 463 इंडियन पेनल कोड 463 क्या कहता है? अरे इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नलिनी 463 जीतू 383 वगैरह में है वो तो एक्सटॉर्शन फोर्जरी। और फोर्जरी क्या है? नया कागज बनाना, झूठा कागज बनाना। आया क्या? अच्छा 467 और 68 ही बताओ। दस्तावेज बनाना और दस्तावेजों का प्रयोग करना दोनों अपराध है, याद रखना। आप यदि ऐसा सोचते हो कि पूर्व दस्तावेज बनाकर
आपने अपने घर पर ले जाकर रख दिया, कोई ऑफेंस नहीं हुआ, ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। आप बावजूद उसके उनको कागजों का इस्तेमाल मत करो, अपराध हो चुका है, ठीक है ना। तेलगी, अब्दुल रहीम तेलगी, दस्तावेज बन चुके हैं पर इस्तेमाल में नहीं आए। कौन? अब्दुल रहीम तेलगी ने क्या बनाए थे बताओ? स्टाम्प पेपर बना दिए केवल, सजा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह का एक वो भी था जिसने ना यूनिवर्सिटी में फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर एग्जाम देना या फिर एडमिशन लेने की बात कही। इससे पहले कि एडमिशन होता वो पकड़ लिया गया है। तो सेक्शन नंबर 468 अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया। उसने उन्हीं दस्तावेजों को लगाकर और वहां पर एडमिशन ले लिया, 468 एग्जिस्टेंस में आ गया। कॉलेज में भी हुआ था, क्या चीज? अपने कॉलेज में भी हुआ था ना, आप बता रहे वो लड़की तो भागी, आज तक नहीं आई वो। क्या हुआ था आपको पता है भाई? एक वो था ओबीसी सर्टिफिकेट, हमने कहा नया ओबीसी सर्टिफिकेट लाओ, तो 2 दिन के बाद बेटी ने तारीख चेंज कर दी खुद ने और ला कर रख दिया कि किसको पता चले। और कार्यवाही केपी सर के हाथ में थी। केपी सर की भाई साहब आंखें तो आप देखो, मतलब कागला जो होता है, मैं मतलब कमेंट नहीं कर रहा हूँ, एक कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ, ऐसी खतरनाक दृष्टि का मतलब माहिर आज की होती है। क्या करे बेटा? रिजल्ट चीज शायद मिला है आज मतलब की वैसे तो कागला बड़ा दो विषय होता है, इसलिए मतलब वकीलों को कागला कहा जाता है। कागला एक बहुत होशियार प्राणी है, याद रखना। बच्चा नहीं, प्यासे कौवे की कहानी, प्यासे कबूतर की कहानी नहीं है, क्योंकि दिमाग लगाने वाला पक्षी कागला ही है। तो मैं वापस से बात कर रहा हूँ, इतना खतरनाक शातिर और मतलब माइंड शार्प माइंडेड आदमी है। दस्तावेज यदि उसके कोई हाथ में भी आ गया ना, उसके का मतलब उनके, तो पूरा गो थ्रू कर लेगा, छोटी से छोटी चीज को इंटरप्रेट करके रख देगा। माइंड ब्लोइंग चीज है ये। इसलिए ठीक है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है, मतलब जो आदमी जहाँ से किया हुआ है, एजुकेशन की जो होगी वो वहीं से पड़ी हुई होगी ना। खैर, पकड़ लिया, बुलाया उसको, छोरी शायद उस छोरी का हस्बैंड था, क्या रोने लगी वो, क्या करे क्या, अब तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये बात केपी सर ने नहीं की, ये बात तो मैंने की। केपी सर तो मतलब केवल वो उसको फैक्ट बता कर रह गए। हाँ, क्या नहीं, सामने ही बैठे थे, मैंने कहा अब तो कार्रवाई होगी। केपी सर तो इजीली ऐसे मतलब इजीली ले लेते हैं उसको, है ना, मतलब फंसाते नहीं है। उन्हें पता है कि फंसाने वाला डिपार्टमेंट दूसरा है, तो हम क्यों इन्वॉल्वमेंट लें उसमें। चलो आगे चले। तो ये कागज दस्तावेज थे। अब्दुल रहीम तेलगी वगैरह वाली बात भी होगी, ये भी होगी। हाँ, संज्ञान ऐसे न्यायालय के या न्यायालय के ऐसे अधिकारी के द्वारा जिसे वह न्यायालय निमित्त लिखित में प्राधिकृत करे या किसी अन्य न्यायालय के जिसके वह अधीनस्थ है लिखित परिवार पर ही करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। क्या मतलब हुआ है कि साहब ऐसे कागज किसी भी कोर्ट के अंदर पेश किए गए हैं तो किसी कोर्ट के विरुद्ध ही हुए, तो फिर कोर्ट किसको कंप्लेंट करेगा? या तो खुद ही कॉम्पिटेंस ले सकता है या फिर कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट को भेजेगा। हमने एक बार बात कही थी, आपको याद है तो, कि साहब जो कोर्ट हमारी 5, 7, 8, 10 कोर्ट जिस एरिया में, उस एरिया का क्या नाम है? पाली की कोर्ट है, वो एरिया का क्या नाम है? बीडी नगर, है ना, बीडी नगर। अब उस बीडी नगर के कोर्ट में कितनी कोर्ट्स हैं? एक कोर्ट ऐसी है जो कि औद्योगिक थाना क्षेत्र के मामले को देख रही है, एक कोर्ट ऐसी है जो सदर थाने को देख रही है, एक कोर्ट ऐसी है जो बीडी नगर के थाने को भी देख रही है। तो ऑफेंस कहाँ हो रहा है? ऐसी कोर्ट जो कि औद्योगिक थाना क्षेत्र वाली कोर्ट है। भाई हर पुलिस थाना एक कोर्ट के तहत ही काम कर रहा है। कोई भी पुलिस थाना पुलिस रिपोर्ट कहाँ पेश करेगा? उस रिलेटेड कोर्ट में तो करेगा। अब औद्योगिक थाना क्षेत्र की कोर्ट में मैंने क्या किया, इस तरह का ऑफेंस किया, एक डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बना दिया। तो सेक्शन नंबर 177 क्या कहता है? कोई भी न्यायालय जांच और विचारण उसी के द्वारा किया जाएगा किसी अपराध में जिसके क्षेत्राधिकार में इस तरह का अपराध हुआ है। तो एरिया तो वीडी नगर है, कोर्ट औद्योगिक थाना क्षेत्र की है, ऑफेंस वीडी नगर में हुआ। तो औद्योगिक थाना क्षेत्र के अंदर होने वाला कोर्ट में ऑफेंस, क्योंकि उसको भी पता है 177 क्या कहता है, क्षेत्राधिकार किसका लग रहा है? वीडी नगर की कोर्ट का। तो फिर वो इस तरह की कंप्लेंट कहाँ पेश करेगी? वीडी नगर वाली कोर्ट। ये यही कह रहा है कि साहब यदि उसी कोर्ट में भी ऑफेंस हो रहा है तो संबंधित कोर्ट में भेजा जाएगा। संज्ञान ऐसे न्यायालय के या न्यायालय के ऐसे अधिकारी के द्वारा जिसे वह न्यायालय इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत करे या किसी अन्य न्यायालय के जिसके वह अधीनस्थ लिखित परिवार पर ही करेगा, अन्यथा नहीं करेगा।
नेक्स्ट पढ़ो नलिनी, मतलब 2 नंबर। जहाँ किसी लोकसेवक द्वारा उपधारा 1 के खंड क के अधीन कोई परिवाद किया गया है, वहाँ ऐसा कोई प्राधिकारी जिसके वो प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है उस परिवाद को वापस लेने का आदेश दे सकता है और ऐसे आदेश की प्रति न्यायालय को भेजेगा और न्यायालय द्वारा उसकी प्राप्ति पर उस परिवाद के संबंध में आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। ठीक है, क्या कह दिया है? जिसके सुपरविजन में ऐसा पब्लिक सर्वेंट काम कर रहा है और वो सुपरवाइजरी अथॉरिटी उस कंप्लेंट को वापस लेने के आदेश देना चाहते हैं तो दे सकता है, और ऐसे आदेश की कॉपी किसको भेज देंगे? कोर्ट को, और कोर्ट फिर उस पर कार्यवाही रोक देगा। मगर परंतु ऐसे वापस लेने का कोई आदेश उस दशा में नहीं दिया जाएगा जिसमें विचारण प्रथम बार के न्यायालय में समाप्त हो चुका है। तो ये तो बात लिखने के लायक भी नहीं थी एक्चुअली। यदि ट्रायल ही समाप्त हो गया उसके बाद में विड्रॉल नहीं की जा सकेंगे। आगे उपधारा 1 के खंड क न्यायालय शब्द छोड़ दो, बाकी सब बात छोड़ दो, हो जाएगा। सेक्शन 195 हो गया। 195A। अच्छा, अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं कि कोई भी ऑफेंस यदि हो रहा है तो ऐसी स्थिति में कोर्ट में कंप्लेंट कौन पेश करेगा? तो अमूमन स्थिति में वही आदमी कंप्लेंट पेश कर रहा है जिस आदमी के विरुद्ध इस तरह का कोई ऑफेंस हुआ है। 195A, नहीं सॉरी 195A। धमकी देने आदि की दशा में साक्ष्य के लिए प्रक्रिया। साक्ष्य या अन्य व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 195A के अधीन अपराध से संबंधित परिवाद प्रस्तुत कर सकेंगे। देखो, ये एक ऐसा सेक्शन है जो एक विचित्र, एक अजीब संयोग है। आईपीसी में लिखित ऑफेंस 195A, सीआरपीसी में लिखित 195A की अपराध होने की दशा में प्रक्रिया 195A सीआरपीसी। सेम ऑफेंस है, सॉरी सेम धाराएं हैं, सेम ऑफेंस के बारे में बता रही है कि यदि किसी साक्ष्य को या किसी व्यक्ति को धमकी के साथ में काम दिया जा रहा है या फिर कोर्ट में काम लिया जा रहा है तो वो ऐसी स्थिति में क्या पेश करेगा? कंप्लेंट पेश करेगा कोर्ट। हो गया। सेक्शन 196 महेश पढ़ो। 196 राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए और ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियोग। एक मिनट, राज्य के विरुद्ध अपराधों के मतलब क्या समझ रहे हैं अपन? राजद्रोह की बातें हो गई। सेक्शन नंबर 153A, सेक्शन नंबर 153B, किसी धर्म विशेष के बारे में बात, किसी समुदाय विशेष के बारे में बात, तो ये सब की सब बातें तो किसको सेटल करनी है? स्टेट को। सेक्शन नंबर 195 में जब हमने देखा कि स्टेट गवर्नमेंट के विरुद्ध, मतलब राज्य सरकार के विरुद्ध किसी तरह की बातें, जो कि सेक्शन नंबर 124A, 153A, 153B, इनके संबंध में कोई बात किसी अखबार में, पत्रिका में की गई है तो फिर कोई भी गवर्नमेंट सीज करने का आदेश दे सकती है। तो कोई भी आदेश नहीं, कोई भी ऐसा काम जो कि राज्य सरकार के विरुद्ध किया जा रहा है, सेक्शन नंबर 196 में राज्य के विरुद्ध अपराधों की स्थिति में या तो अपराध करना या आपराधिक षड्यंत्र की स्थिति में क्या किया जाएगा, ये बता रहा है। क्या किया जाएगा महेश? आईपीसी के अध्याय 6 के अधीन या धारा 153A, इसके पहले लिखा हुआ है कोई न्यायालय, है ना? तो पहले हम इसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं। कोई न्यायालय, 3 पॉइंट को छोड़ते हुए सीधा आगे वाली लाइन में आ रहा हूँ। संज्ञान केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से ही करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो ये ऐसे मैटर है जिसमें कॉग्निजेंस लिए जाने के पहले प्रायर कंसेंट आनी जरूरी है। मैटर्स देख लोगे, ये सेकंड, कोई न्यायालय यदि 153B, 505 या इसके अधीन कोई आता है तो संज्ञान कब लेगा? केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी से ही करेगा, अन्यथा नहीं करेगा।
सब सेक्शन नंबर 3 पे आ रहे हैं अभी अपन। क्या कह रहे हैं? केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन मंजूरी देने के पूर्व और जिला मजिस्ट्रेट उपधारा 1 के अधीन मंजूरी देने के पूर्व, राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट उपधारा 2 के अधीन सम्मति देने के पूर्व ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं है प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन किए जाने के आदेश दे सकता है। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, भाई मंजूरी तो बाद में आएगी तब इन्वेस्टिगेशन होगा। ऐसी मंजूरी के पहले प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकता है। और ऐसा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होगा वो क्या होगा? पुलिस अधिकारी की वे शर्तियां होगी जो 155 की उपधारा 3 में निर्दिष्ट है। क्या कहते हैं 155 की 3 महेश? हम्म 155 में 4 बिंदु है। दूसरा याद आ गया, चौथा भी याद आ गया। क्या है नलिनी? बिना वारंट बिना के वारंट की गिरफ्तार करने के अलावा सारी सकते हैं। ठीक है। सेक्शन 197 दीपक पढ़ो। न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन। अब इसमें किसका अभियोजन हो रहा है? न्यायाधीशों और लोक इसके पहले हमने देखा था कि लोक सेवकों के विरुद्ध यदि किसी तरह का काम हो रहा है तो फिर अभियोजन था। और अब क्या हो रहा है? अच्छा, इनका खुद का अभियोजन क्यों होता है? भाई जाहिर सी बात है, खुद ने कोई विधि विरुद्ध काम किया होगा तो इनको प्रोसिक्यूट किया जाना। हाँ, जब किसी व्यक्ति पर जो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट या ऐसा लोक सेवक है या था जिसे सरकार द्वारा या उसके मंजूरी से ही उसके पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। किसी ऐसे अपराध का अभियोग है जिसके बारे में ये अभिकथित है कि वह उसके द्वारा तब किया गया था जब वह अपने पद के कर्तव्य के नियमों में कार्य कर रहा था। देखो सेक्शन 197 की एप्लीकेबिलिटी होने के लिए ज़रूरी है कि ये उस समय किया जाना चाहिए जिस तक वो अपने पति की हैसियत पे कार्य कर रहा है। अपने आम मतलब एक लोकल उस पर रहते हुए काम नहीं, उन शक्तियों का इस्तेमाल करते समय काम होना चाहिए ना। जब उसका ऐसे कार्य करना तात्पर्य था जब कोई भी न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान लोकपाल या लोकायुक्त अधिनियम 2013 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, तो ऐसा व्यक्ति की दशा में जो संघ के कार्यकलाप के संबंध में यथास्थित नियोजित है या अभिकथित अपराध किए जाने के समय नियोजित था। केंद्र सरकार की ऐसे व्यक्ति की दशा में जो किसी राज्य के कार्यकलाप के संबंध में यथास्थित नियोजित है या अभिकथित अपराध किए जाने के समय नियोजित था, उस राज्य सरकार की पूर्ण मंजूरी से ही करेगा, अन्यथा नहीं। क्या हो गया? मतलब ये पब्लिक सर्वेंट को या फिर कोई भी आदमी जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उसके खिलाफ कोई अभियोजन की कार्रवाई की जानी है तो कोई भी मैजिस्ट्रेट संज्ञान कब लेगा? जबकि ऐसा अफसर यदि केंद्र सरकार का अधिकारी है तो केंद्र सरकार की अनुमति से, और राज्य सरकार का अधिकारी है तो राज्य सरकार की पूर्ण अनुमति से। हम लोग अखबार में देखते हैं कि किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में कॉग्निजेंस लिए जाने में इतना समय बीत जाता है जब तक कि वो रिटायरमेंट के पद पर भी आ जाता है, जब तक कि गवर्नमेंट उसको परमिशन देती ही नहीं है। फिर अभी थोड़े टाइम पहले वो हल्ला भी चला था कि साहब इनके खिलाफ परमिशन नहीं दी जाएगी, फिर उस बिल को वापस लिया गया था। अंत में ये कहा कि गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी इस तरह के मामले में सहमति देनी चाहिए। नेक्स्ट, परंतु जब अभिकथित अपराध खंड ख में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा उस अवधि के दौरान किया गया था जब राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 के अच्छा एक बार सुनो, लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट के किसी आदमी के द्वारा इस तरह का ऑफेंस किया गया जब वो अपने पदीय हैसियत में काम कर रहे हैं, मगर उस समय राज्य में क्या लागू था? 356 की इमरजेंसी लागू था। आर्टिकल 352, 356 और 360 इमरजेंसी है। 356 की जब इमरजेंसी होती है तो उस राज्य में शासन किसका हो जाता है? केंद्र सरकार का। तो अब मुझे बताओ, ऐसी स्थिति में जब 356 लग रखा है, राज्य सरकार का कर्मचारी ने कोई अपराध किया है तो परमिशन कौन देगा? केंद्र सरकार देगा। आगे पढ़ो दीपक। संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड
एक के अधीन जारी की गई घोषणा पर्वत व खंड ख इस प्रकार लागू होगा मानो इसमें आने वाले राज्य सरकार पद के जगह स्थान पर केंद्र सरकार लिखा हुआ है। क्लियर है? आगे चलो, स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण शंका को दूर करने के लिए ये घोषित किया जाता है कि ऐसे किसी लोक सेवक की दशा में जिसके बारे में ये अभी कथित किया गया है कि उसने भारतीय दंड संहिता की धारा के अधीन कोई अपराध किया है तो पूर्व मंजूरी अपेक्षित नहीं होगी। अच्छा, आप ये अपन पढ़ रहे थे भारतीय दंड संहिता की धारा 166A और 166B क्या है आईपीसी के? ये जो है कि आउटसाइड कोई ये मतलब भेज रहे हैं अपन इन्वेस्टिगेशन के लिए सीआरपीसी की नहीं है। आईपीसी। हाँ, आईपीसी का 166A और 166B। इसमें आईपीसी भी है क्या? कुछ भी नहीं, नए सेक्शन जुड़े ये दो। महिलाओं के बारे में देखो 166A और 166B में था क्या था? लोक सेवक जो विधि के अधीन के निर्देश की अवज्ञा करता है 166 और 166 भी वो विक्टिम का विटनेस करने से हॉस्पिटल को मना कर रहा है। हॉस्पिटल को मना करने वाला ये तो हो गया 166B। अच्छा फॉर्मूला बताया वैसे आपने। तो इन दो ऑफेंसेस में अच्छा 166B तो क्या है एक्चुअली के साथ के यदि किसी महिला के साथ में इसी तरह की कार्रवाई हुई है और पब्लिक सर्वेंट ने क्या किया है उसको मेडिकल एड या मेडिकल ट्रीटमेंट दिए जाने से मना कर दिया, जबकि उसमें साफ लिखा हुआ है कि किसी प्रायर परमिशन के बिना भी उसको करना पड़ेगा। ये दो सेक्शन तो ये हो गए। फिर महिला से संबंधित अपराध है 354A, B, C, D। एक सीधा क्वेश्चन महेश आपसे, 354D क्या कहता है? भाई 354 तो लज्जाभंग हो गया, फिर 354 ABCD, D क्या कहता है? पीछा करना। C क्या कहता है जीतू? घूरना तो कौन सा है? घूरना कौन सा है? वो तो B है। C क्या है? ऑनलाइन D हो गया ऑनलाइन स्टॉकिंग। C क्या है? वोयरिज्म, विवस्त्रीकरण, कपड़ा खींच देना। B क्या है? बता दिया सब। क्या है? टकटकी लगा के देखना, इसको नाम क्या दिया गया? अच्छा, डिसरोब तो C है। डिसरोब तो B है, इंटेंट टू डिसरोब। ये तो सेक्सुअल हरेसमेंट, B इंटेंट टू डिसरोब, C वॉयरिज्म और D स्टॉकिंग। डी स्टॉकिंग, अब याद रखना, D स्टॉकिंग, C वोयरिज्म, B डिसरोब और A सेक्सुअल हरासमेंट। D स्टॉकिंग, B इंटेंशन टू डिसरोब, C वोयरिज्म। क्या है 376 भी? जुडिशियल सेपरेशन में रहने के दौरान हस्बैंड के द्वारा वाइफ के विरुद्ध, यही। पर हस्बैंड के द्वारा वाइफ के विरुद्ध पब्लिक सर्वेंट क्या करना, मतलब इसका मतलब जो हस्बैंड है वो पब्लिक सर्वेंट, यदि ये बात यहाँ पर लिखी हुई है तो साफ लिख दिया कि इन ऑफेंसेज की स्थिति में यदि किसी लोक सेवक ने किए तो कोई प्रायर कंसेंट की आवश्यकता गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखो 166A, 166B, फिर 354, 354, 354 ABCD, 376 376A, 376 AB, C, D, DA और DB और सेक्शन नंबर 509। सेक्शन 2 में अगर 70 बल द्वारा किया गया तो सरकारी केंद्र सरकार हो जाएगा। बाकी सब वही लिख रहे कि 356 की इमरजेंसी लागू है तो वो। विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन कहाँ है? विवाह के विरुद्ध अपराध के बारे में प्रोविजन आईपीसी में चैप्टर नंबर
454 क्या है? 20 है 21 है? 20 ही है। और 20 एक है, 20 एक है जीतू, केवल एक ही सेक्शन है 20 ए में 498 बाकी सेक्शन नंबर 190 चैप्टर नंबर 20 कहाँ से शुरू हो रहा है? 494 से 494 से हो रहा है या 493 से हो रहा है? 4 से हो रहा है पक्का? तो 494 से लेकर 498 तक तो विवाह के विरुद्ध अपराध, और 498 ए जो कि चैप्टर नंबर 20 ए का पार्ट है वो है क्रूएल्टी। हम अभी पढ़ रहे हैं विवाह के विरुद्ध अपराधों के अभियोजन। एक जनरल बात लिखी है कि ऐसा संज्ञान ऐसे अपराध से व्यथित किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए परिवार पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। मतलब चाहे तो व्यथित व्यक्ति पुरुष है, चाहे तो व्यथित व्यक्ति महिला है, उनको ही करना पड़ेगा। पर प्रोविजन में क्या लिखा होगा कि साहब यदि महिला या फिर पुरुष नहीं कर रहा है तो उनकी स्थिति में और कौन कौन कर सकता है? पढ़ो जरा दीपक फर्स्ट। जहाँ ऐसा व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का है अथवा जड़ या पागल है अथवा रोग या अंग शैथिल्य के कारण परिवार करने के लिए असमर्थ है, या ऐसी स्त्री है जो स्थानीय रूढ़ियों और रीतियों के अनुसार लोगों के सामने आने के लिए विवश नहीं की जानी चाहिए, वह उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति न्यायालय की इजाज़त से परिवार कर सकता है। कोई भी अन्य व्यक्ति है न्यायालय की इजाजत से। सेकंड पढ़ो जीतू। जहाँ ऐसा व्यक्ति पति है और संघ के सशस्त्र बलों में से किसी में से ऐसी परिस्थितियों में सेवा कर रहा है जिनके बारे में उसके कमान ऑफिसर ने प्रमाणित किया है। इस कमान ऑफिसर को कोष्टक में डाल देना कि साहब प्रमाणित किसके द्वारा किया गया है? उसके कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा। कि उनको कारण इससे परिवार कर सकने के लिए अनुपस्थिति छुट्टी प्राप्त नहीं हो सकती। वहाँ उपधारा 4 के उपबंधों के अनुसार पति द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति उसकी ओर से परिवार कर सकता है। तो सबसेक्शन नंबर बी केवल ऐसी स्थिति में लागू हो रहा है जहाँ पर एग्रीव्ड व्यक्ति कौन है? पति। और सेक्शन नंबर 494 से 498 के बीच एग्रीव्ड व्यक्ति पति कब कब हो रहा है? क्या 494 में पति एग्रीव्ड हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि पति द्विविवाह विवाह कर सकता है, उसी तरह से पत्नी नहीं कर सकती। और वो पति क्या है? आर्म्ड ऑफिसर है और कमांडिंग ऑफिसर ने दे दिया है। तो फिर ऐसी स्थिति में उसकी तरफ से परिवार कौन पेश करेगा? उसके द्वारा सब सेक्शन नंबर 4 में पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट पढ़ो महेश। जहाँ भारतीय दंड संहिता की धारा 494 अपराध से व्यथित व्यक्ति पत्नी है, वहाँ उसकी ओर से उसके पिता माता भाई बहन पुत्र या पुत्री या उसके पिता या माता के भाई या बहन द्वारा या न्यायालय की इजाजत से किसी भी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जो उसे रक्त विवाह या दत्तक द्वारा संबंधित परिवार किया है। केवल कैसी स्थिति में? यदि ऑफेंस 494 और 495 से संबंधित है और व्यक्ति कौन है? पत्नी। अब इसमें ना कंटेंट बहुत सारे शामिल कर रखे हैं। उसके चाचा भी आ रहे हैं, उसके बुआ भी आ रहे हैं, उसके मामा और मासी सब आ रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा एक सरसरी नज़र से उसको इंटरलिंक करके देखना कि कौन कौन आदमी जो उसकी तरह से कंप्लेंट पेश कर पा है। सब सेक्शन 2 उपधारा 1 के प्रयोजन के लिए स्त्री के पति से भिन्न कोई व्यक्ति उक्त संहिता की धारा 497 या 498 के अधीन दंडनीय अपराध से व्यतीत नहीं समझा जाएगा। क्या मतलब बताया नालिनी इसका? तो 497 498 है ना, तो अक्यूज है ना उसका हस्बैंड ही होगा, कोई और नहीं हो सकता। कोई और नहीं हो सकता। परंतु पति की अनुपस्थिति में कोई ऐसा व्यक्ति जो उस समय जब ऐसा अपराध किया गया था ऐसी स्त्री के पति की ओर से उसकी देखरेख कर रहा था, उसकी ओर से न्यायालय की इजाजत से परिवार कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि मान लो कमांडिंग ऑफिसर है और उसकी तरफ से उसकी मम्मी, मतलब कमांडिंग ऑफिसर की मम्मी जिसकी देखरेख में कमांडिंग ऑफिसर की वाइफ है, और उस कमांडिंग ऑफिसर की वाइफ यदि इस तरह का कोई ऑफेंस कर रही है तो सक्षम व्यक्ति कौन है कंप्लेंट करने के लिए? उसकी मम्मी भी। नेक्स्ट, जब अपराध 1 के परंतु के खंड क के अधीन, जैसा अभी अपन ने पढ़ा कि साहब किसी भी महिला के द्वारा किया जा रहा है, वो जाने वाले किसी मामले में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति पागल व्यक्ति की ओर से ऐसे परिवार किया जाना है जो सक्षम अधिकारी के द्वारा अवयस्क या पागल के शरीर का संरक्षक नियुक्त या घोषित नहीं किया गया है, और न्यायालय का समाधान हो जाता है कि ऐसा कोई भी संरक्षक जो किसी ऐसे नियुक्त या घोषित
किया गया है तब न्यायालय इजाजत के लिए आवेदन मंजूर करने के पूर्व ऐसे संरक्षक को सूचना दिलवाएगा और सुनवाई के लिए उचित अवसर देगा। कौन है संरक्षक, कौन है पेरेंट्स को भाई? उसकी तरफ से यदि कोई भी आदमी इस तरह का दे रहा है तो फिर उसके जो गार्जियन है, उसके कोई भी संरक्षक है, तो उसको एक बार सुनवाई का मौका जरूर दिया जा रहा है। नेक्स्ट, उपधारा 1 के परंतु के खंड ख में जिसमें केवल पति था, निर्दिष्ट प्राधिकार लिखित रूप से दिया जाएगा और वह पति के द्वारा हस्ताक्षरित या अन्यथा अनुप्रमाणित होगा। ये कौन सा है? अभी अपन ने कमांडिंग ऑफिसर का पढ़ा ना, वही। इसमें इस भाव का कथन होगा कि उसे उन अभिकथनों की जानकारी दे दी गई है जिनके आधार पर परिवाद किया जाना है और वह उसके कमांड ऑफिसर के द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा। उसके कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा क्रॉस साइंड भी है तथा उसके साथ उस अफसर के द्वारा हस्ताक्षरित इस भाव का प्रमाण पत्र भी होगा कि पति का स्वयं परिवाद करने के प्रयोजन के लिए अनुपस्थित छुट्टी उस समय नहीं दी जा सकती। सबसेक्शन नंबर 4 को है ना 2 स्टार मार्क करके याद करना है किस किस के सिग्नेचर हो रहे हैं, क्या सर्टिफिकेट है और उस सर्टिफिकेट पे किस बात का लिखित समादेश दे रहे हैं। सबसेक्शन 5, किसी दस्तावेज के बारे में जिसका ऐसा प्राधिकार होना तात्पर्य है जिसके उपधारा 4 के उपबंधों की पूर्ति होती है, ये भी कमांडिंग ऑफिसर के लिए। किसी दस्तावेज के बारे में उसका उस उपधारा के द्वारा अपेक्षित प्रमाण पत्र होना तात्पर्य है जब तक प्रतिकूल साबित नहीं किया जाए यह उपधारणा की जाएगी कि वह असली है और उसे साक्ष्य में ग्रहण किया जाएगा। तो प्रिजम्पशन उसके बारे में क्या है? शेल प्रिज्यूम या मे प्रिज्यूम? तो सबसेक्शन नंबर 4 सबसेक्शन नंबर 5 जो सबसेक्शन नंबर 1 के प्रोवाइजो के सेकंड बी से इंटरलिंक्ड है, उसके बारे में इतनी सारी बातें। सबसेक्शन 6, कोई न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपराध का संज्ञान जहां ऐसा अपराध किसी पुरुष 18 वर्ष की आयु की अपनी पत्नी के साथ मैथुन करता है उस दशा में न करेगा जब उस अपराध के किए जाने की तारीख से 1 वर्ष से अधिक व्यतीत हो चुका है। इसका मतलब ये है कि जब कोई पत्नी अपने पति के विरुद्ध सेक्शन 376 का एलिगेशन लगा रही है तो ऐसा एलिगेशन लगाए जाने के नहीं, ऐसा ऑफेंस होने के विदिन 1 ईयर ही कंप्लेंट किया जाएगा, तभी मामला सुनवाई में लेगा, संज्ञान लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। तो स्टार मार्क करके इसको करेंगे 376 offense against the husband by the woman within 1 year after the commencement of the offense। याद रखेंगे, किसी पत्नी के द्वारा 376 का एलिगेशन लगाए जाने के लिए कोई कोर्ट तभी कॉग्निजेंस लेगा जब ऐसा एलिगेट किए जाने का समय ऐसा ऑफेंस होने के 1 साल के भीतर का है। इस धारा के उपबंध किसी अपराध के दुष्प्रेरण या उसके पे भी लागू हो जाएंगे। ठीक है। सेक्शन 198A सेक्शन 198 ने चैप्टर नंबर 20 की बात कही। सेक्शन नंबर 198A ने चैप्टर नंबर 20A की बात करेंगे। 20A एक सेक्शन को कवर करता है जिस सेक्शन का नाम है 498A। तो 198A इज इक्वल टू 498A IPC। इसमें कौन कंप्लेंट करेगा? कोई न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान ऐसे अपराध को घटित करने वाले तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट। देखो, अभी जब अपन ने चैप्टर नंबर 20 में देखा तो वहां पर कोई भी पुलिस रिपोर्ट का हवाला नहीं था। तो 198 में हम क्या कर सकते हैं? पुलिस रिपोर्ट पर भी कार्रवाई हो सकती है अथवा अपराध से व्यतीत व्यक्ति के द्वारा या उसके पिता, माता, भाई, बहन या उसके पिता अथवा माता के भाई बहन, मतलब मामा मामी और बुआ बुआ, नहीं चाचा चाची, चाची नहीं है, पिता अथवा माता के भाई या बहन, मामा या मासी और चाचा या बुआ द्वारा किए गए परिवार पर या रक्त दत्तक या ग्रहण के न्यायालय की इजाजत से किए गए परिवार पर ही कर सकेगा, अन्यथा नहीं। मतलब 198 और 198A में एक डिफरेंस है कि 498A की स्थिति में या तो कंप्लेंट ही जाएगा मगर पुलिस रिपोर्ट में भी कॉग्निजेंस ले सकते हैं। सेक्शन 198B जो कि बात करेगा इंडियन पेनल कोड के 376B की, और 376B नलिनी अभी अपन ने पढ़ा
376A(b), जिसके बारे में हम देख रहे थे कि जुडिशियल सेपरेशन में रहने के दौरान है, जबकि ए भी जुडिशियल सेपरेशन में रहने के दौरान नहीं है। तो वो वाले स्टेटमेंट वापस निकालो वहां से कि साहब कोई पब्लिक सर्वेंट जुडिशियल सेपरेशन में रहने के दौरान कर रहा है, तो वो वाली बात AB है। में 12 वर्ष से कम लड़की के साथ अच्छा, हीनियस ऑफेंस की बात करें, ठीक है। सेक्शन नंबर 376B क्या कहता है किसी का? यदि कोई आदमी, महिला या पुरुष विवाहित होने के पश्चात जुडिशियल सेपरेशन में रह रहे हैं और ऐसे जुडिशियल सेपरेशन में रहने के बावजूद भी पति पत्नी के साथ इस तरह की संबंध बना रहा है, तो ऐसी स्थिति में कंप्लेंट कौन करेगा? जाहिर सी बात है, पत्नी। और ऐसे कंप्लेंट किए जाने के बाद में मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस कब लेंगे? जब तक कि प्राइमा फेशिया इस बात की बात नहीं हो जाती। पढ़ो तो नलिनी। अपराध का प्रसंज्ञान। कोई भी न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 376B के अधीन दंडनीय किसी अपराध का जहाँ व्यक्तियों में वैवाहिक संबंध है उन तथ्यों का जिनसे पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध परिवार फाइल किए जाने या किए जाने पर अपराध घटित होता है, प्रथम दृष्टया समाधान होने के सिवाय संज्ञान नहीं करेगा। प्रथम दृष्टया समाधान होने के सिवाय, इसको अंडरलाइन कर दो, कोष्टक में डाल दो। 376 के B में कंप्लेंट पेश किए जाने पर कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट तभी लेगा जब प्राइमा फेशिया मामला बनता है तब। सेक्शन 199 का, सॉरी सेक्शन नंबर 199, मानहानि के लिए अभियोजन। पढ़ो जरा महेश। एक, कोई न्यायालय आईपीसी के अध्याय 21 के दिन दंडनीय अपराध का संज्ञान ऐसे अपराध से व्यतीत। आईपीसी में कितने अध्याय हैं? 23। और 499 कौन सा अध्याय में है? 21 लिखा हुआ है, देखो। तो चैप्टर नंबर 21 में कौन कौन से सेक्शंस हैं? 500, 501 और 502, क्योंकि 503 में फिर क्रिमिनल इंटिमिडेशन आ जाएगा ना। ठीक है, चैप्टर 21 के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान ऐसे अपराध से व्यतीत किसी व्यक्ति द्वारा किए गए परिवार पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। साधारण बात लिख दी। यदि डिफेमेशन का कोई भी मामला बन रहा है तो कोर्ट कॉग्निजेंस कंप्लेंट किए जाने पर ही लेगा। ठीक है, परंतु जहाँ ऐसा व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का है अथवा दृढ़ या पागल है अथवा रोग या अंग शैथिल्य के कारण परिवार करने में असमर्थ है, या ऐसी स्त्री है जो स्थानीय रूढ़ी और रीतियों के अनुसार लोगों के सामने आने के लिए विरोध नहीं की जानी चाहिए, वह उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति न्यायालय की इजाजत से परिवार कर सकता है। कोई भी अन्य व्यक्ति विद द प्रायर कंसेंट ऑफ कोर्ट कंप्लेंट कर देगा। अभी हम लोग यही देख रहे हैं कंप्लेंट कौन कर रहा है। इसमें कौन कर रहा है? या तो वो करेगा या कोर्ट की इजाजत से कोई दूसरा आदमी। नेक्स्ट पढ़ो जरा। इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी जब आईपीसी ये देखो, ये वही है जो अभी सेक्शन नंबर 193 में पढ़ा था, 199 के 2 में। यश 199 2 पढ़ा था अभी थोड़ा देर पहले। क्या पढ़ रहे हो आप? अभी पढ़ रहे हैं। अभी अपन ने सेक्शन नंबर 113 में पढ़ा था, जिसमें कहा था कि कोर्ट ऑफ सेशन सीधे से संज्ञान ले सकते हैं, मगर एक सेक्शन में ले सकता है। कौन सा सेक्शन था? 199 2, यही है वो सेक्शन। पढ़ो महेश। इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी जब आईपीसी के अध्याय 21 के दिन आने वाले किसी अपराध के बारे में अभिघटित है कि वह ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो ऐसा अपराध किए जाने के समय भारत के राष्ट्रपति या भारत के उपराष्ट्रपति के लिए किसी राज्य का राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक या संघ या किसी राज्य का या किसी संघ राज्य क्षेत्र का मंत्री अथवा संघ या किसी राज्य के कार्यकलापों के संबंध में नियोजित अन्य लोक सेवक का उसके लोक कृत्यों के निर्वहन को उसके आचरण के संबंध में किया गया है, तब सेशन न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान उसको मामला सुपुर्द हुए बिना लोक अभियोजक द्वारा किए गए लिखित परिवार पर कर सकता है। लिखा हुआ है कि क्या सेशन न्यायालय सीधा किसी भी ऑफेंस का संज्ञान ले सकता है? कब? 199 2 में। कैसी स्थिति में? जब ऐसा मानहानि किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध की गई है, जब की गई थी तब वो ये पोस्ट पर था। क्या क्या था? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रशासक, मंत्री या फिर कोई दूसरे। नहीं है तो नहीं है। कहने का मतलब है कि मानहानि कब रही होगी? जब वो ऐसा पद धारण कर रहा है। ठीक है, तब वो सीधा कॉग्निजेंस ले सकता है बिना सुपुर्द किए लोक
अभियोजक के द्वारा लिखित परिवाद। ठीक है, अब मुझे इसका इम्पोर्टेंट बताने की आवश्यकता नहीं, आपको क्या चीज इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, धारा 2 में निर्दिष्ट ऐसे परिवाद में वे तथ्य जिनसे अभिकथित अपराध बनता है, ऐसे अपराध का स्वरूप और ऐसी अन्य विशिष्टियाँ वर्णित होंगी जो अभियुक्त को उसके द्वारा किए गए अभिकथित अपराध की सूचना देने के लिए उचित रूप से पर्याप्त। ये तो होगी बात, परिवाद में ये बात हो गई। नेक्स्ट पढ़ो दीपक। 5वां से धारा का चौथा। 4 उपधारा 2 के अधीन लोक अभियोजक द्वारा कोई परिवाद। अब इस परिवाद के बारे में बात लिखी हुई है ना, जो वो पेश कर रहा है। तो किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जो किसी राज्य का राज्यपाल है या रहा है, या किसी राज्य के सरकार का मंत्री है या रहा है, उस राज्य सरकार की किसी राज्य के कार्यकलापों के संबंध में नियोजित किसी अन्य लोक सेवक की दशा में उस राज्य सरकार की किसी अन्य दशा में केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से किया जाएगा, अन्यथा नहीं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर पे एक फाउंडेशन डाली है कि 199(2) का यदि परिवाद पेश किया जा रहा है तो लोक अभियोजक किसकी प्रायर कंसेंट से ही पेश करेगा, या तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, कोई सेशन न्यायालय उपधारा 2 के अधीन किसी अपराध का संज्ञान कभी करेगा जब परिवार उस तारीख से 6 महीने के अंदर दर्ज किया जाता है जिसका उस अपराध का किया जाना अभिकथित है। इसको बहुत अच्छी तरह से इम्पोर्टेंट की श्रेणी में डालेंगे कि ऐसा परिवाद जो किया गया है वो ऑफेंस होने के कितने समय के अंदर, और यदि 6 महीने बीत गए और मानहानि तो हुई थी, फिर ऐसी स्थिति में कब लेगा, नॉर्मल। और नॉर्मल आदमी के बारे में क्या लिखा, सेक्शन 199 के 1। कौन कंप्लेंट पेश करेगा, फिर कोई पब्लिक पेश करेगा। ठीक है, और मानहानि के बारे में संज्ञान लिए जाने की अवधि कितनी है आईपीसी में? सीआरपीसी क्या कहता है कि ऐसा अपराध जिसमें 3 साल तक की सजा दी जाती है, नहीं, जुर्माने में केवल 6 महीने, तो 3 साल, 3 साल, जिसमें 1 साल की सजा तो 1 साल, 3 साल है तो 3 साल। हाँ, छठा, इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति के जिसके विरुद्ध अपराध किया जाना अभिकथित है, उस अपराध के बाबत अधिकारिता वाले किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद करने के अधिकार पर या ऐसे परिवाद पर अपराध का संज्ञान करने की ऐसे मजिस्ट्रेट की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी, प्रभाव डालेगी। हिंदी में प्रभाव डालेगी लिखा हुआ, जबकि इंग्लिश में आप देखोगे नथिंग इन दिस सेक्शन, कोई प्रभाव नहीं डालेगी। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि यदि आप कोर्ट ऑफ सेशन में कंप्लेंट कर रहे हैं तो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और यदि आपने वहां नहीं किया तो इसका मतलब, यदि आपने वहां नहीं किया तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है, मैजिस्ट्रेट तो उस अपराध का कॉग्निजेंस ले सकता है। ठीक है, आज के सेक्शन कम थे,